देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पुंडरी में आज़ाद उम्मीदवार नरेश फरल के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं नरेश फरल जी। हम उनसे जानेंगे कि आज जो उन्होंने अपने कार्यालय में कार्यकर्ता मीटिंग ली है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस मीटिंग में भाग लिया, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था, हम नरेश जी से जानेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार डांडा साहब, आपकी टीम का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। सर, आज आपने जो अपने कार्यालय में कार्यकर्ता मीटिंग ली है तो इसका क्या उद्देश्य है? तो डांडा साहब, आज की मीटिंग का उद्देश्य कि चुनावी बिगुल बुक चुका है। जिसने नामांकन भरने थे उन्होंने नामांकन भर दिए, स्क्रूटनी होनी थी, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होनी थी, वो हो चुकी है। अब सिर्फ एक दिन बाकी है, कल से सबके चुनाव चिन्ह आ जाएंगे। आज हम अपने सहयोगियों को, मैं कार्यकर्ता नहीं बोलता, कार्यकर्ता तो पार्टियों के होते हैं, जो पीछे लगाना चाहते हैं उनके होते हैं। मेरे साथ तो मेरे सभी परिवार के लोग हैं, मेरे माताएं बहनें हैं, मेरे बड़े भाई बुजुर्ग हैं। तो मैंने सबको इकट्ठा किया, आशीर्वाद लिया, अपने विचार रखे और उनमें उनसे विश्वास लिया कि आने वाले 20 सालों में हम हर एक घर में जाएंगे, हर एक व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाएंगे। उसके बाद जनता पर छोड़ते हैं कि हमारे विचार सुनने के बाद में जनता क्या निर्णय करती है। नरेश जी, जिस प्रकार आपने अपने संबोधन में कहा कि कल 3 बजे से हमारा चुनावी कार्य जो शुरू होगा, आरंभ होगा, उसका क्या कारण है? चुनावी कार्य तो आप आरंभ कभी से कर चुके हैं। देखिए डांडा साहब, चुनावी परिप्रेक्ष्य में कई धाराएं होती हैं, कई स्तर पर काम करना पड़ता है। पहला स्तर होता है कि जब आप राजनीति में प्रवेश करते हो तो आपको अपना परिचय, आपके विचार लोगों के साथ में परिचयगत रूप से रखने पड़ते हैं। उसके बाद में जब आपका ग्राउंड तैयार हो जाता है, आपको लोग सुनना शुरू कर देते हैं, तब आपको विचारधारा में क्या परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन और किस तरह की विकास की आप नीतियां लेके आए हो, वो बतानी पड़ती है। तो कल 3 बजे से क्या परिवर्तन आप लेके आने वाले? तो 3 बजे तक पहले लोगों का विचार, उसके बाद लोगों का विश्वास और फिर नामांकन का दाखिल करना, और नामांकन दाखिल करने के बाद चुनाव चिन्हित होना। उसके बाद में लोगों को बताना कि हम इस चुनाव चिन्ह पर इस विचारधारा के साथ में लड़ रहे हैं। तो कल वास्तविक लड़ाई का अंतिम चरण स्टार्ट होगा। इसको हम निर्णायक लड़ाई या फिर अंतिम चरण या फिर चुनावी रण की शुरुआत कह सकते हैं। उसी के अंतर्गत हमने लोगों को एकत्रित किया, अपने सहयोगियों को एकत्रित किया और उनको पूरा विश्वास दिलाया कि इस निशान के साथ में हम हर आदमियों को, हर लोगों को, जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ में हैं, हम ही इस हलके के विधायक हैं, आप ही इस हलके के विधायक हो। हमारी विचारधारा ये है और ये विचारधारा जीतनी चाहिए। जिस प्रकार आपने समाज के जो ठेकेदार हैं उन पर भी कुछ कटाक्ष कसते हुए कहा है कि समाज के ठेकेदार की वो किस प्रकार कहना चाहिए? मैंने किसी पे कटाक्ष नहीं किया। मैंने समाज के जो यथाकथित समाज के ठेकेदार जो अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, जातिगत समीकरण के आधार पर समाज में एक दूसरे के प्रति रोष पैदा कर रहे हैं, बिरादरीवाद फैला रहे हैं, समाज को जोड़ना नहीं चाहते, तोड़ना चाहते हैं। जैसे आपको पता है, आज ये हलका क्या पूरा प्रदेश जातिगत समीकरण के आधार पर चुनावों में लड़ा हुआ है। तो क्या एक जाति सर्वोपरि रहेगी? क्या समाज का दायित्व नहीं बनता? आज अगर एक समाज का नेता बन जाता है, क्या वो सारे समाज का काम करेगा? अगर वो बोलता है बनने के बाद में कि मैं फलाना समाज से आता हूं और मेरे समाज के लोगों ने मुझे बुलाया है, अगर मेरे लोग बोलेंगे तो मैं दूसरे समाज का काम करूंगा, तो क्या ये विचारधारा समाज में एकता पैदा कर सकती है? मैं चाहता हूं कि समाज एक प्रपक्ष में इकट्ठा हो, एक विचारधारा को चुने, ना कि सिर्फ एक बिरादरी को चुने। सभी बिरादरियों को अधिकार है अपने अपने उम्मीदवारों को समाज में प्रस्तुत करने का, लेकिन वो समाज सिर्फ बिरादरी का नाम लेके समाज के कार्य करने के लिए ना आए, वो सभी बिरादरियों को साथ में लेके आए। आज हर ग्रुप अपनी अपनी मीटिंग कर रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक कैंडिडेट की सिलेक्शन नहीं करी। कैंडिडेट की सिलेक्शन करने का जो अधिकार है
वो अधिकार कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रखा है। मैं उन्हीं को समाज का ठेकेदार बोलकर उन्हीं को कहता हूं कि उनकी मानसिकता इस समाज को तोड़ने की है। नरेश जी, जिस प्रकार अभी अभी अब आपने बात की है, सूत्रों से पता लगा कि आपने भी ब्राह्मण समुदाय को इकट्ठा किया और उससे सलाह भी की है। देखिए, मैंने किसी ब्राह्मण समाज को इकट्ठा नहीं किया, मैंने सभी समाज को इकट्ठा किया। आप मेरे एक वर्ण उसमें एक भी वक्तव्य में किसी एक समाज के बारे में बोल दीजिए। मेरा जिस परिप्रेक्ष्य से मैं आया हूँ, जिस धरा से मैं आया हूँ, वहाँ पे जातिगत नहीं इंसान देखा जाता है। मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हर बिरादरी से आते हैं, हर समाज से आते हैं। आज आप रैंडमली लोगों से पता कीजिए कि वो किस समुदाय के हैं। मैं कभी भी, ठीक है कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे लिए ब्राह्मण इकट्ठे हो जाओ। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए सारा समाज इकट्ठा हो जाए, और सारा समाज मेरे लिए भी नहीं, मेरी विचारधारा के लिए। इंसान 8 मास का एक पुतला है, लेकिन उस पुतले में अगर उसकी विचारधारा जीवंत है तभी उसके जीवन का औचित्य होता है। और मैं समाज को वो विचारधारा देना चाहता हूँ जिससे समाज इकट्ठा रहेगा, इकट्ठा रह के विकास करेगा। वरना अकेले अकेले एक एक लकड़ी तो तोड़ना आसान है, अगर उस लकड़ी का बंडल बना दिया जाए तो उसको तोड़ नहीं सकते। और सशक्त बंडल सशक्त समाज का निर्माण करेगा। राजनीति इस समाज को तोड़ती जा रही है। लोग आपस में एक दूसरे के रिश्तेदारी में, भाईचारे में जहर घोलते जा रहे हैं। ये समाज के लिए हानिकारक है। गुलामी का कारण भी यही बना था, जिसको सदियों तक संघर्ष करके हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने आज़ाद करवाया। आज भी हमारा देश उसी रास्ते पे जा रहा है, और इसका जिम्मेवार वो यथाकथित ठेकेदार हैं जो इस भावना से समाज को तोड़ रहे हैं। नरेश जी, जिस प्रकार आप 16 वर्ष अपने जीवन के विदेश में लगाकर और अब दोबारा भारत में आए हैं और पुंडरी की राजनीति करने का प्लान आपने तैयार किया है, तो क्या तो खमियां आपने पुंडरी विधानसभा में लगी और क्या आप पुंडरी को देना चाहते हैं? सर, मेरे को तो यहाँ पर एक भी खूबी नहीं लगी, सिवाय इसके कि यहाँ की जनता इतनी इमोशनल, इतनी भावुक, इतनी भोली है कि जो उन चंद ठेकेदारों के जाल में फंसी बैठी है। मैं उन लोगों को ये भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि आप लोग एक विचारधारा को चुनें, जो विचारधारा आपके सर्वांगीण विकास के लिए है। इतनी समता हर योग्य आदमी में है। पुंडरी हलके की जनता बहुत ही इमोशनल क्षमा कीजिए, बहुत ही इमोशनल जनता है। इसी के निर्णय के आधार पर जो भी आपके सामने इमोशनल ड्रामे करेगा उसके साथ में हो लेती है। मैं आज ये संदेश देना चाहता हूं कि आपको किसी व्यक्तिगत इमोशनल में आने की जरूरत नहीं है। आपने अपने विवेक के आधार पर निर्णय करना है। आपने आपका वोट समाज के लिए रखा हुआ है, समाज को देना है। आपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं देना। अगर हम समाज का लाभ करेंगे तो हमारा व्यक्तिगत लाभ ऑटोमेटिकली समाज के साथ में हो जाएगा। नरेश जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जिस प्रकार आज कार्यकर्ताओं ने आपको लाखों की जो पूंजी आपको देनी चाहिए है, किसी ने लाख, किसी ने 1.5 लाख, तो किसी ने 50,000, ऐसी पूंजी आपको दी, लेकिन आपने कहा कि मैं ये पूंजी नहीं लूँगा, आप इसको गौदान में लगाएं, कहीं भी लगाएं। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि किसी कैंडिडेट ने ऐसी पूंजी वापस लौटाई हो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, मैं लोगों से एक बात बार बार कह रहा हूं कि आज का समाज पूंजीवादी है। लोगों को अपने सगे भाई को पैसे देने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन इन लोगों के प्रपंच में आके, इनके इमोशंस में आके अपनी जमा पूंजी जो आपको आपके बुरे वक्त में काम आ सकती है, आप उन पे निछावर कर रहे हो। किस चीज के चक्कर में? यहां समाज को सोचना पड़ेगा। अगर कोई आपको नेतृत्व देना चाहता है तो वो इतना सक्षम, इतना योग्य होना चाहिए कि पहले वो अपना घर मजबूत करे। अगर उसका घर मजबूत है, अगर उसके अंदर योग्यता है, तो उसको समाज से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उसको समाज से दया दृष्टि दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक ऐसा आदमी जो समाज में बैठ के रो रहा है उस पे दया करेंगे, क्या वो हमारा नेता बन सकता है? क्या वो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ने के लिए तैयार होगा? अरे पहले तो वो रो रहा है, पहले तो वो पछता रहा है कि मैं तो ये उजड़ गया, मैंने ये कर लिया। भाई, अगर तेरे में इतना क्लेवर नहीं था, इतनी योग्यता नहीं थी,
तो क्यों समाज का ठेकेदार बनने के लिए आगे आया है? समाज को ये बात सोचनी पड़ेगी, अगर मैं अपने पैसे बर्बाद कर रहा हूं तो उसमें डांडा साहब का हाथ नहीं है, आप उसके जिम्मेवार नहीं हैं। आपको मेरी बातें पसंद आएगी तो आप मेरे साथ में लगेंगे, चाहे मैं आपको कितने हलवे खिलाऊं, कितनी पूरी खिलाऊं, कितने छोले भटूरे खिलाऊं, उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं है। ये मेरा आतिथ्य भाव है। लेकिन विचार समाज के प्रति आपका दायित्व, आपका वोट उस आदमी को दिलवाएगा जो सशक्त होगा। एक मजबूत आदमी मजबूत समाज का निर्माण कर सकता है, रोने वाला नहीं कर सकता। अगर आपको किसी पार्टी ने धोखा दिया, अगर आपका टिकट कटा, तो इसका मतलब आपकी योग्यता में, आपके लीडरशिप में कमी थी। अगर आपकी लीडरशिप में कमी है तो आप समाज को कैसी लीडरशिप दे सकते हो? ये समाज को सोचना पड़ेगा। आप क्यों समाज के सामने अपने आप को लाचार करके इस समाज को गुमराह कर रहे हो? हर बिरादरी का दायित्व है कि वो प्रश्न पूछे, अगर मैं समाज में रह रहा हूं तो मेरा सामाजिक दायित्व है कि मैं आपके सुख दुख में जाऊं। इससे मैं नेता नहीं बन जाता, मैं आपका शुभ चिंतक बन जाता हूं। मेरी योग्यता आपके साथ में जुड़े रहने की, आपके विश्वास को जीतने की, आपकी बात को उन लोगों के 90 लोगों के बीच में रखने की, आपके लिए आपके संसाधन इकट्ठे करने की जिम्मेवारी के लिए ये पद होता है। भाईचारा निभाने के लिए हमारा रिश्तेदार, हमारा परिवार, हमारी बिरादरी, हमारा संगठन होता है। अगर आप इस आधार पर नेता चुनोगे तो समाज में ऐसा आदमी जो किसी भी तरह के कार्य को नहीं जानता, किसी भी तरह की भावनाओं को नहीं समझता, वो समाज का ठेकेदार बनेगा, क्या समाज का विकास करेगा? ये जनता को सोचना पड़ेगा। इस प्रकार आप अपने निजी कोष से अपने गांव फरल में एक गौशाला चलाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी गौशाला काफ़ी हैं, लेकिन जो गौवंश का आप हाल देख रहे हैं पूरे देश में, खासकर आप पुंडरी की बात करें तो पुंडरी की हर सड़क पे लगभग आपको 10, 20, 30 गाय गौवंश मिलेंगे और जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। अगर आपको पुंडरी की जनता विधायक चुनती है, क्या आप इन पे प्रतिबंध लगा पाएंगे कि जैसे गौशाला में उनका सिस्टम बनाया जाए या किसी प्रकार का? डांडा साहब, आज इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि इस जवाब को आप बार बार रिपीट करा के हर जनता तक पहुंचाएं। अगर जनता मेरे को आशीर्वाद देती है तो उनका आशीर्वाद सर मत्थे पे, अगर नहीं भी देती तो ये मेरी मौलिक जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी है। और इसी इस काम को करने के लिए मैं बाहर से अपनी चीज, अपनी नागरिकता, अपना सब कुछ छोड़ के आया हूं। यहाँ विधायक बनूं ना बनूं, विधायक का कार्यालय यहाँ होगा। जो भी ठेकेदार बनेगा उसके गले की हड्डी की फंस यहाँ से चलेगी। ना तो खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। लोग ऐसे जुमले बोलते हैं, मैं इसको साबित करूंगा। यहाँ पर आने वाला हर ग्रांट, हर एक पैसा लोगों के विकास के लिए लगेगा, यहाँ से सुनिश्चित करूंगा। ये मेरी जनता के, जो जनता को लूटने के लिए लोग अपने अपने प्रपंच कर रहे हैं, उनके लिए चेतावनी भी है और जनता को मेरा विश्वास भी है कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं। मैं गौ माता के लिए यहाँ पे आया हूं, मैं अपने समाज के लिए यहाँ पे आया हूं, मैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए यहाँ पे आया हूं जिनका भविष्य मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है। जी धन्यवाद नरेश जी। तो ये थे हमारे साथ पुंडरी विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार नरेश फरल जी। और आपने पता है कि 24 ND मीडिया ने सभी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए हैं और नरेश जी के विचार कैसे लगे या किसी अन्य कैंडिडेट के आपने कैसे विचार लगे, ये आपने देखना है कि किसके सर पे आपने ताज सजाना है और किसको हार की दिशा में ले जाना है। तो ये तो जनता निर्णय लेगी और मेरी सभी से अपील है कि अपने मत का प्रयोग सोच समझ के करें, अपने हित के लिए करें, अपने हल्के के हित के लिए करें। तो आप सभी से अपील रहेगी 5 अक्टूबर को अपना वोट सही जगह डालें ताकि सही विधायक आप चुन सकें। तो आप सभी से अपील रहेगी कि अपने मत का प्रयोग सही करें। तो धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।